इंसान को या तो रिस्क से डर लगता है, तो मैंने लिखा रिस्क को मिनिमाइज करना है और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। बेटे यही दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ेगा और उसके बाद मैं अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो बताना बहुत कुछ है दोस्तों अभी, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो करा दूं आज की क्लास में। तो आप सभी एक छोटा सा कंसेप्ट नंबर 5 रिटर्न का और 6 एक बार लिख लें, जिससे कि हम आगे चल पड़े। आइए हम सभी एक बार कंसेप्ट नंबर 5 और 6 को लिख लें। आइए दोस्तों, आइए आप देखिए, मैंने आपको यहां से शुरुआत की थी, सिक्योरिटी का मीनिंग देखा था। दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू इंक्रीज, बैंक डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड, गोल्ड, बुलियन, रियल एस्टेट। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ सभी से आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे फिर मैंने आपको कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स लिखे, ये आप सबने देखे होंगे। म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटी में अलग अलग जगह कर सकते हैं। फिर मैंने कंसेप्ट 2 बताया था, सिक्योरिटी एनालिसिस। आप लिख चुके हैं, आप लिख चुके हैं, आप लिख चुके हैं मेरे बेटे। सिक्योरिटी एनालिसिस इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, ऑप्टिमम सिक्योरिटीज। इट कंसिस्ट ऑफ टू, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में 3 है बेटे, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी। ये बात मैंने मॉर्गन स्टैनले की कंपनी का एग्जांपल लेके बताया था। और टेक्निकल एनालिसिस मेरे बेटे शोले मूवी का एग्जांपल दिया था। फिर मैंने कहा था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है बेटे। पोर्टफोलियो का मतलब है झुंड, 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 जैसे मधुमक्खियों का झुंड। झुंड का मतलब एक ही तरह के, अलग अलग तरह के लोग इकट्ठे झुंड में। ठीक है बेटे। फिर मैंने कंसेप्ट नंबर 4 का चित्र बना दिया था। और अब आप आ जाइए, पहले कंसेप्ट 5 लिखिएगा, मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि आपको एक दो कंसेप्ट और लिखने पड़ेंगे। कंसेप्ट नंबर 7 8 तक लिखने हैं और फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास छोड़ देंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट कंसेप्ट नंबर 6 तक तो लिखिए। लिखिए जी रिटर्न, प्लीज लिखिए कंसेप्ट 5 रिटर्न। मोटिवेशन फोर्स को अंडरलाइन कर दीजिएगा। परसेंटेज रिटर्न ऑन द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड। अभी देखेंगे, आप ए और बी पार्ट पहले लिख लीजिए। रिटर्न में 2 चीजें होती हैं बेटे, एक रेवेन्यू रिटर्न और दूसरा कैपिटल गेन, कैपिटल रिटर्न। रिटर्न कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज रेवेन्यू रिटर्न, रेवेन्यू रिटर्न, रेगुलर रिटर्न। रेगुलर रिटर्न में बेटे 2 होते हैं, जैसे डिविडेंड मिलना रेगुलर है, रेवेन्यू है। इंटरेस्ट मिलना रेगुलर है, रेवेन्यू है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। Return can be calculated in absolute terms and relative terms. Return can be of different types मेरे बेटे। आप किसी भी YouTube वीडियो को देख लें, आपको इतनी बढ़िया PPTs नहीं मिलेंगी। और दोस्तों इसके जो नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप भूपेश आनंद क्लासेस की साइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी बुक्स हमने साइट में डाली हुई हैं।
आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ई पॉइंट लिखिए। रिटर्न कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बड़ी मेहनत से बनाई है दोस्तों। रिटर्न कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, रियलाइज रिटर्न। रियलाइज का दूसरा नाम है एक्स पोस्ट रिटर्न, एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसका दूसरा नाम है एक्स एंटे रिटर्न। अभी सब बताऊंगा, ठंड रखिएगा। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। आप कंपेयर कर सकते हैं, इतने रिटर्न भी आपके किसी के यूट्यूब की वीडियो में नहीं मिलेंगे, ना किसी फेस टू फेस क्लास में मिलेंगे। दोस्तों ये प्यार है मेरा। कंसेप्ट नंबर 6 लिख लें, फिर मैं इकट्ठा 5 और 6 समझाऊंगा। बेटे ये इक्वल टू जीरो नहीं है, ये इनटू जीरो है। मतलब D1 प्लस P1 माइनस P0, P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू में 100, इंटू में 100, इंटू 100 मेरे बेटे। D1 की फुल फॉर्म लिख लीजिए, कैश इनफ्लो, रेवेन्यू रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। P1 लिख लीजिए, P0 लिख लीजिए। P1 is equal to price at the end of holding period, P0 price in the beginning of the period। बेटे सी पॉइंट बनाइए, बड़ी मेहनत से प्रिपेयर किया है, टाइमलाइन बना लीजिए बेटे सी पॉइंट। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना बेटे, आप टेंशन मत लेना। बेटे पहले शुरू किया टाइमलाइन, मानिए ये एक्स एक्सिस है, P0 पे खरीदा शेयर, P1 पे बेचा मान लेते हैं, और आपको बीच में मिला डिविडेंड, मैंने कहा और D1 है। बस इतनी टाइमलाइन बनाइए, बाकी का काम मेरा है। डी पॉइंट, इन केस होल्डिंग पीरियड इज एग्जैक्टली 12 मंथ्स। अगर होल्डिंग पीरियड एग्जैक्टली 12 महीने के बराबर है तो हम उसको कहते हैं एनुअल रिटर्न। बेटे सी लिख लिया। बेटे मुझे पता है कि आप मेरे से दूर बैठे और आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप ईमानदार हो, क्योंकि आपको 6 महीने की कीमत पता है। और बेटे जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तब तक समझ आने वाला भी नहीं है। बेटे ये भी बात आपको पता है, मुझे पता है मेरे बेटे, क्योंकि आप मेरे ही तो हो, मेरे ही तो हो। ई पॉइंट, एक्सपोर्ट की जगह एक्सपोस्ट लिखें, एक्सपोर्ट की जगह एक्सपोस्ट लिखें। Past year returns that has already been realized are named as ex post returns or last year returns।
बेटे एवरेज रिटर्न भी लिख दीजिए एफ पॉइंट में, एवरेज रिटर्न। अगर आपको पीछे बहुत सारे सालों का रिटर्न्स गिवन है, एवरेज रिटर्न, अगर आपको पिछले बहुत सारे ईयर्स के रिटर्न गिवन है, तो बेटे ये जो हिस्ट्री है, ये जो पॉपुलेशन है, इन सब का एवरेज करके हम इसका एक रिप्रेजेंटेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटे ये जो हिस्ट्री दी हुई है, इन सब का एवरेज कैलकुलेट करके हम एक रिप्रेजेंटेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, और बेटे उस रिप्रेजेंटेटिव को हम कहते हैं ये एवरेज है। ठीक है जी, एवरेज रिटर्न। अब एवरेज निकालने के लिए आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया हुआ है। मैंने अभी कंसेप्ट 5 और 6 समझाना है, घबराइएगा मत। आप एक बार मेथड 1 लिख लीजिए, अरिथमेटिक रिटर्न, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस दिस RM अपॉन N, अपॉन N। N इज नंबर ऑफ ईयर्स। बेटा ये मेथड 1 है, लिख लीजिए बेटे, भले समझ नहीं आ रहा मुझे पता है, अभी मैं समझाऊंगा ना बेटा, समझाया कहाँ है बेटे, अभी समझाऊंगा ना बेटे। अरिथमेटिक रिटर्न, बेटे एग्जांपल लिख लीजिएगा। बेटे मान के चलते हैं कि आपको पिछले 5 सालों का रिटर्न गिवन है, अभी आपको नहीं पता कि रिटर्न निकालते कैसे, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। आपको पिछले 5 सालों का रिटर्न गिवन है, और उसमें रिटर्न ये है बेटे, 1999 में 10%, फिर 20%, फिर 50, फिर 10 और फिर 10, ये आपको पिछले 5 सालों का रिटर्न गिवन है। तो बेटे एवरेज रिटर्न कैसे निकालेंगे, पिछले 5 सालों को रिटर्न को ऐड कर दें, भाग कर दें 5 से, और बेटे 20% का रिटर्न आ गया एवरेज। ज्योमेट्रिक रिटर्न भी निकालते हैं, आप इसका फॉर्मूला मत लिखिए, आप खाली ज्योमेट्रिक रिटर्न लिखिए, मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो पता चलेगा। एक्सपेक्ट ज्योमेट्रिक रिटर्न, बस बेटे लास्ट है, इसलिए मैं चाहता हूं ये भी लिखना, मैं इकट्ठा ही समझाऊंगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्स एंटे रिटर्न, expected return slash ex ante return, in case future years expected return has been specified in the question। अगर फ्यूचर ईयर्स के, अंडरलाइन कर दीजिए, चांस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। सिग्मा पी आर अपॉन सिग्मा पी, बेटे लिखा है सिग्मा पी आर अपॉन सिग्मा पी। बेटे टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, बेटे टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। बस बेटे एक ही एग्जांपल रह गया जो लिखना है, मुझे पता है बेटे आप थक गए हो, आपके हाथों में जवाब दे दिया मेरे बेटे, लेकिन बेटे यकीन मानिए अभी आपके जवानी के दिन चल रहे हैं, आप हिम्मत करेंगे तो लिख लेंगे। रिटर्न लिखिए जी, पिछले 5 सालों का रिटर्न गिवन है 10%, या 5 रिटर्न्स गिवन है विद डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, 10% रिटर्न हो सकता है,
इसकी होने की संभावना 20% है। 20% रिटर्न हो सकता है, इसके होने की संभावना 50% है। 50% रिटर्न भी हो सकता है, इसके होने की संभावना 10% है। 70% भी हो सकता है, इसके होने की संभावना 10%। 100% भी हो सकता है, इसके होने की संभावना 10%। और टोटल ऑफ संभावना 1 होती है। अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालूं तो बेटे 34% आएगा। 34 बस बेटे, नहीं लिखना बेटे, अब कंसेप्ट साथ नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, बहुत हो गया बेटे, कमाल कर दी, हद कर दी मेरे बेटे। नाराजगी तो ऐसी कैसी हुई बेटे, अपनों से कोई नाराज होता मेरे बच्चे? पहला लेक्चर है बेटे, हिम्मत तो दिखानी होगी ना। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैं बस अभी थ्योरी कंप्लीट किया है, वैसे थ्योरी बहुत है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं चाहता हूं कि आप सभी फर्स्ट क्वेश्चन को निकाल लें। पेज नंबर मैं लिख रहा हूं, बेटे पेज नंबर 207 है मेरे बेटे, पेज 207 है मेरे बेटे। क्वेश्चन 1 के ऊपर लिखा भी है मैंने, मैं 6 कंसेप्ट तक इसमें डिस्कस कर रहा हूं बेटे। हाय राम, 6 कंसेप्ट तक डिस्कस कर रहा हूं मेरे बेटे। बेटे ये मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिख भी दिया, और फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने एक बड़े फॉन्ट में कर दिया आपके सामने। मैं इस समय फर्स्ट क्वेश्चन को करने जाऊंगा। इसके ऊपर देखिए, मैंने आपके पास बुक्स हैं, और बुक्स में लिखा हुआ है कंसेप्ट 1 to 6, और उसके नीचे मैंने लिखा होल्डिंग पीरियड रिटर्न, और फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। बेटे मैं अभी करूंगा नहीं, समझाना है, आप पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 को आराम से पढ़ लें, क्योंकि मैंने फॉन्ट बड़ा किया तो बेटे लाइनें आगे पीछे हो गई, लेकिन घबराइएगा मत, यही फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यही है। और मैंने लिखा है 3 स्टार क्वेश्चन। ध्यान से बेटे इसको देखिए, एक बार ध्यान से देखिए बेटे, ये फर्स्ट क्वेश्चन में करूंगा, आप इसको एक बार निकाल लें, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लें। मैं अभी इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले एक दो चीजें समझानी है, फिर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस दुनिया में कोई भी काम करते हैं, जैसे आप CS का कोर्स कर रहे हैं, तो बड़े सिंपल सी बात है, आप कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ कर रहे हैं। मोटिवेशन क्या है कि आप एक दिन 25 फरवरी या 25 अगस्त को क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, आपकी जॉब लगेगी, फिर आपको पैसे मिलेंगे, या प्रैक्टिस करेंगे, और बेटे फिर गाड़ी होगी, फिर बेटे बंगला होगा, फिर मैडम होंगी, और बेटे वगैरह वगैरह, आपकी कुछ ना कुछ ख्वाब जरूर है, मोटिवेशन है, तभी तो मेहनत कर रहे हो, तभी तो पेपर दे रहे हो, तभी तो ये क्लासेस बैठ कर सुन रहे हो। बिल्कुल उसी तरह से आप बताइए, एक शेयर होल्डर जब किसी कंपनी के शेयर खरीदेगा तो एक रेट पे खरीदेगा, मान लेते हैं वो P0 रेट, और उसी शेयर को एक रेट पे बेचेगा, मान लेते हैं वो P1 है रेट। मान लेते हैं मिस्टर ए ने ACC सीमेंट के शेयर्स, ACC सीमेंट के शेयर्स खरीदे, 500 रुपए में खरीदा और 800 रुपए में बेच दिए। महीने के बाद, एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, मुझे उससे मतलब नहीं है। खरीदे मैंने इस रेट में, बेचे मैंने इस रेट में, इस बीच के पीरियड को हम बोलते हैं बेटे होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसको बोलते हैं बेटे होल्डिंग पीरियड रिटर्न। मैंने होल्ड किया, जैसे मैंने इस कैलकुलेटर को होल्ड किया, ये होल्ड किया, होल्ड किया, मैंने इस शेयर को कितने दिनों तक होल्ड किया,
और बेटे जब मैं होल्ड करूंगा तो इसमें से रिटर्न भी मिल सकता है, जो रिटर्न मिलेगा वो या तो D1 मिलेगा और बेटे या इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैश इनफ्लो जो भी मिलेगी उसको हमने कहा ये D1 है, D1 कह दिया, डिविडेंड कह दिया। मान लेते हैं जी 10 रुपए का आपको डिविडेंड मिला। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ, मैंने तो फॉर्मूला भी नहीं बताया, इस कंपनी को में इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न कितने प्रतिशत मिला। तो बेटे ये तो चौथी क्लास का बच्चा कर लेगा। 800 का बेचा, 500 का खरीदा, ये तो हो गया जी कैपिटल गेन। 800 का बेचा, 500 का खरीदा, ये तो हो गया जी कैपिटल गेन। प्लस 10 रुपए का आपको मिला, इसको कहते हैं जी रेवेन्यू गेन, डिविडेंड। लेकिन बेटा ये तभी मिला ना जब आपने इन्वेस्टमेंट की 500 रुपए की, और परसेंटेज में निकालते हैं बेटा रिटर्न, निकाल के देख लो। 310 अपॉन 500, बेटे ये आ गया 62%। ये बेटे आपके सामने रिटर्न आ गया जी 62%। इसका मतलब आपने जो 100 रुपए लगाए थे एसीसी के शेयर को खरीदने में, उस हर 100 रुपए के ऊपर आपको 62 रुपए मिले हैं। हर 100 रुपए के ऊपर 62 रुपए मिले हैं। बस बेटे यही तो फॉर्मूला है, इसी का मैं फॉर्मूला बना दूंगा। आपने ऑलरेडी इसका कंसेप्ट लिखा है बेटे। कैसे लिखा है बेटे देखो ना, P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0 इंटू में 100। बेटे यही तो फॉर्मूला है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का, यही तो फॉर्मूला है मेरे बेटे। तो रटना कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। आप भूपेश आनंद की क्लास में बैठे हो, रटे आपके दुश्मन, आप क्यों रटो बेटे? आप तो लॉजिक समझोगे, कंसेप्ट समझोगे बेटे। इसको बोलते हैं कैपिटल रिटर्न, इसको बोलते हैं बेटे रेवेन्यू रिटर्न, और इसको बोलते हैं बेटे इन्वेस्टमेंट। मुश्किल तो है ही नहीं बेटे, हमारे मन का वहम है जो कहता है ये मुश्किल है। नहीं बेटे, एफएम में ही आप 80+ ला सकते हैं और आपका सीएस प्रोफेशनल एफएम ही क्लियर करेगा। यकीन मानिए, लॉ जितना मर्जी पढ़ते रहिए, एवरेज मार्क्स ही आएंगे बेटे। एफएम में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर दी, प्रैक्टिकल 80+ में आएगा और आपका पूरे के पूरे प्रोफेशनल क्लियर होगा मेरे बेटे। अब ये बताइए, ये अगर होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है। लेकिन एक चीज है बेटे, अगर ये एग्जैक्टली एक साल के बराबर है, अगर ये एग्जैक्टली एक साल के बराबर है, तो बेटे इसको क्या बोलते हैं? एनुअल रिटर्न। नाम है बेटे अलग अलग, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने इतने सारे रिटर्न लिखवा दिए तो आपने मुंह छोटा कर लिया। ऐसे छोटी छोटी बातों में मुंह छोटा कर लोगे? कमाल कर दी बेटे। कोई मुंह छोटा नहीं करना है, कोई मुंह छोटा नहीं करना है, आराम से सुनना है। मैं कहता हूं होल्डिंग पीरियड रिटर्न अगर एक साल का होगा तो उसी को बोलेंगे एनुअल रिटर्न। तो बताइए, क्या अब आपको फॉर्मूला समझ आ गया? एक बात और बतानी है बेटे, मैं ये कहना चाहता हूं, आपने एक जमाने में कहीं से सुना था कि अगर आपको एसीसी सीमेंट के, किसी भी कंपनी का हो सकता है, मैं तो अब एसीसी सीमेंट के थ्रू बताना चाह रहा हूं, आपको इसके पिछले सालों के रिटर्न गिवन है, बड़े सारे ईयर्स के हैं, जैसे पिछले 10 सालों के रिटर्न्स गिवन हैं, और आप यहां खड़े हैं, आप फ्यूचर की बातें देख रहे हैं। कहते हैं जब आपको पीछे की हिस्ट्री पता हो, ये हिस्ट्री तो पता है मेरे बेटे, आपको पीछे की हिस्ट्री पता हो, तो बेटे आप इसका इसका बेटर है एक रिप्रेजेंटेटिव कैलकुलेट कर लें। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक कर्ता रिप्रेजेंटेटिव होता है बेटे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF में कर्ता ही सब कुछ करता।
तो मैं क्या करूंगा, इसका रिप्रेजेंटेटिव निकाल लूंगा। रिप्रेजेंटेटिव क्या, मैं इन सभी सैंपल्स को यूज करूंगा, इसकी एवरेज करूंगा और बेटे एवरेज से इसका एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी लिख चुके हैं। अगर आपको पीछे 1-2 सालों के रिटर्न गिवन है या उससे ज्यादा के गिवन है, आप उनका एवरेज निकाल लीजिए, सेंट्रल पॉइंट निकालिए। इसी को तो बोलते हैं बेटे, आपने जो किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यही तो होता है बेटे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें क्या करते थे मेरे बेटे, मीन, मीडियन, मोड, बेटे सभी तो निकालते थे, मीन, मीडियन, मोड, ये सभी तो निकालते थे बेटे। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने किया। इसका मतलब जब आप किसी भी चीज की एवरेज करते हैं तो आप एवरेज में क्या करते हैं, आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहां पर एक्स क्या है, वेरिएबल है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, रिटर्न। और एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स है। तो बेटे एक बात और समझ आ गई, एक तो बात समझ आई होल्डिंग पीरियड रिटर्न की, और एक बात समझ आई एवरेज रिटर्न की। बस एक छोटी सी बात और बतानी है और फिर हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। आप यहां पर खड़े हैं बेटे, ये पास्ट टेंस है बेटे, ये भूतकाल है। आप यहां खड़े हैं, आपको भूतकाल की बातें पता चल गई। मान लेते हैं एक आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और एक बच्चा 9th क्लास में नंबर उसके कम आ रहे हैं और आपको 10th क्लास में उसको पास करना